सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज 21 दिसंबर वर्कशीट नंबर 70 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं ल्हासा की ओर, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखी गई एक यात्रा वर्णन है, जिसे कि राहुल जी ने बहुत ही रोचक मजेदार ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया। राहुल जी तिब्बत की यात्रा करते हैं और तिब्बत की यात्रा करते समय उन्होंने वहाँ का खान पान, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का अच्छा और बुरा जो भी उन्हें फील हुआ वो उन्होंने बहुत ही रोचक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं तिब्बत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। कंप्लीट वीडियो जरूर देखिए। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी। इन जागीरों का बहुत हिस्सा मठों यानी कि विहारों में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है और जिसके लिए उसे मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई बौद्ध भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता। तो यहाँ पे देखा आपने कि तिब्बत की जमीन कैसी थी। एक जागीरदारों में, जागीरदार आप देख सकते हैं, जैसे कि इतना बड़ा पूरा एरिया है तो उसमें इतने बड़े इलाके में एक जागीरदार, इतने बड़े इलाके में यानी कि उसका मालिक, और वो मालिक जो पूरा एरिया है वो फिर मठों के हाथ में होता था। हर जागीरदार कुछ खेती कराता है तो उसे मजदूरों की जरूरत पड़ेगी और मजदूर इसे आसानी से मिल जाते हैं। इन खेती का इंतजाम देखने, प्रबंध देखने, कितना हो रहा है, क्या कुछ चाहिए, तो इसके लिए वहाँ पर एक भिक्षु को भेजा जाता है। और ये भिक्षु कुछ इतनी बड़ी पोस्ट होती है कि ये वहाँ के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे, इन्हें नमसे कहा जाता है, बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले, किससे? लेखक से। तो लेखक कह रहे कि मुझसे बड़े प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ पर ये वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि लेखक कह रहे हैं कि वो बड़े भद्र पुरुष थे, राजा की तरह उनकी वैल्यू थी और वो मुझसे बड़े आसानी से मिले। क्यों मिले? क्योंकि मेरा जो वेश था वो बहुत ही अच्छा था, स्टैंडर्ड था, कोट पैंट टाई, और मैं घोड़े में था, तो उन्हें सोचना भी नहीं पड़ा। अक्सर आप भी जब कहीं बाहर जाते हैं, आपको एड्रेस पूछना होता है तो क्या करते हैं हम? कोई पागल सा हो, कोई नशेड़ी सा हो, या जिसके कपड़े ठीक ठाक नहीं हो, हम उसके पास एड्रेस पूछने नहीं जाते। लेकिन साथ में कोई कोट पैंट टाई वाला हो, हम उससे पूछ लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कोट पैंट वाला इंसान अच्छा होगा। हम वेशभूषा से उसको आंक लेते हैं। यह एक अच्छा मंदिर भी था जिसमें कंजूर, ये कंजूर क्या है? ये गौतम बुद्ध ने जो बुद्ध वचन थे, गौतम बुद्ध के वचन थे, वो पाली भाषा में थे, और पाली भाषा का जो अनुवाद है उसे हम कंजूर कहते हैं। और इसकी 103 पोथियां यानी कि मोटी मोटी जो किताबें हैं वो रखी हुई थी। और लेखक कह रहे कि मेरा आसन भी वहीं पर जम गया, यानी कि मैं भी वहीं बैठ गया। वहीं मोटे मोटे कागज पर वो अक्षरों में लिखा था क्या? कंजूर। और एक एक पोथी 15-15 शेर की, यानी कि इतना वेट था उनमें। सुमति ने फिर अपने यजमानों के पास जाने से मुझसे पूछा, तो लेखक कह रहे कि मैं पुस्तकों के भीतर था, यानी कि मैं किताबें पढ़ने में बिजी था, व्यस्त हो गया था, मुझे आनंद आ रहा था, इसलिए मैंने लेखक सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका नहीं और मुझे उन्हें जाने दिया। मैंने समझा कि मुझे भी 2-3 दिन लगेंगे किताबें पढ़ने में, तब तक सुमति जो अपने यजमानों से मिलकर आ जाएंगे। और उसके बाद दोपहर के बाद हम चले गए। फिर वो आगे जाते हैं और वो कहते दूर नहीं है। फिर हमने अपना अपना सामान उठाया और फिर नमसे से हमने विदाई ली और अपनी यात्रा को हमने और आगे बढ़ाया। तो ये वहाँ की भौगोलिक स्थिति। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो वीडियो लाइक कीजिए आप, अब नहीं किया तो। साथ में अगर आपको पुरानी वर्कशीट के वीडियो चाहिए तो आपको लिंक हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये 5-6 सवाल हैं, 5 सवाल, इनके आंसर देख लेते हैं। तो पहला सवाल, जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए किसे भेजा जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये रहा। तो तिब्बत की जमीन जागीरों के हाथों में थी। इन जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए भिक्षु को भेजा जाता है, और ये भिक्षु वहाँ के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता था। यानी कि जो जमीनों का वहाँ पर देखभाल करते थे तो वो कौन होते थे? उनको भिक्षु कहा जाता था। तो इन्हीं भिक्षुओं को वहाँ पर इंतजाम करने के लिए भेजा जाता था। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं।
सेकर की खेती के मुख्य भिक्षु का क्या नाम था? तो जो सेकर की खेती के मुख्य भिक्षु थे, हमने यहाँ पर उनका नाम बताना है। तो चलिए उनका नाम क्या था, ये देखिए, सेकर की खेती के मुख्य भिक्षु को नमसे नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? नमसे। तो कुछ याद आ रहा है आपको नमसे से? मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, जो कि बहुत ही भद्र यानी कि अच्छे इंसान थे, है ना। तो ये नमसे कौन से? वो उनके लिए किसी राजा से कम नहीं थे। चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। कंजूर किसे कहते हैं? तो अभी बताया मैंने कि कंजूर किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर किस तरह से लिखोगे, ये रहा। गौतम बुद्ध के वचनों का अनुवाद करने के लिए हाथ से लिखी गई पोथियों को कंजूर कहा जाता है। हस्तलिखित, ये सारी किताबें हाथ से लिखी गई थी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने वो पाली में लिखी, और पाली के बाद जब उसे अनुवाद किया गया तो वो हाथ से लिखे। आज का तो प्रिंट हो गए, लेकिन पहले हाथों से लिखा जाता था। और ये कितनी थी? 103 पोथियां। और एक पोथी का वेट कितना था, मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल, लेखक ने इस बार सुमति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए क्यों कह दिया? पिछली बार तो मना किया था, लेकिन इस बार उन्होंने लेखक को कहा, सुमति को कहा कि तुम अपने यजमानों के पास जा सकते हो। तो इसका क्या कारण था? तो चलिए कारण बहुत आसान था। पिछली बार लेट हो रहे थे, लेकिन इस बार चेंज था सिचुएशन। इस बार लेखक पुस्तकों को पढ़ने में बड़ा व्यस्त था। और ये वाला सवाल आपको कई बार एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से आप समझें। इसलिए लेखक ने सुमति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए मना नहीं किया। तो इसका कारण क्या था कि लेखक जब पुस्तकें पढ़ने में बिजी हो गया और उन्हें लगा कि मुझे 2-3 दिन तो लग जाएंगे इन पुस्तकों को पढ़ने में, तब तक सुमति यजमानों से मिलकर आ जाएगा, तो तब तक मैं भी पढ़ लूंगा, सुमति भी आ जाएगा, और उसके बाद हम आगे चल देंगे। तो ये इसका आंसर है। अगला सवाल है, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए मुझसे मिलने के लिए, है ना। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषे के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार लिखिए। तो सवाल को समझ लेते हैं कि अक्सर हम किसी को भी उसके कपड़ों से आंकते हैं, है ना। ये इंसान कैसा होगा, किस घर का होगा, तो वो उसके कपड़े जितने अच्छे होंगे हम अनुमान लगा लेते हैं कि उसका जो बिहेवियर है ना वो भी उतना अच्छा होगा। तो चलिए लेखक इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर हम लोगों को उनके वेशभूषा से ही पहचानते हैं, लेकिन मेरे अनुसार किसी के वेशभूषा के आधार पर उसके आचार और व्यवहार को नहीं आंकना चाहिए। किसी के कपड़े देखे हमने और कपड़े देखते ही हम उसको समझ लेते हैं कि अच्छे घर का होगा, या अच्छा इंसान होगा, या ये अच्छा व्यवहार होगा इसका। जबकि देखो किसी गरीब इंसान का व्यवहार भी बहुत अच्छा हो सकता है, भले उसका वेशभूषा, उसके कपड़े अच्छे ना हो, उसने टाई जूते ना हो, फटे कपड़े पहने हो, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा हो सकता है। जबकि अमीर घर के आदमियों को भी हमने नीच कर्म करते हुए देखा है और पाया है। तो ये है किसी को व्यवहार उसके आचरण से हमें नापना चाहिए, उसके कपड़ों से नहीं। तो कुछ याद आ रहा है आपको कपड़ों से लेकर के? एक पार्ट भी हमने पढ़ा है, तो कौन सा पार्ट आपको याद आ रहा है वेशभूषा को लेकर के? मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।